हेलो एंड वेलकम टू दी डेली बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग जो पेपर पढ़ते हैं CO QPS 05 यानी कि लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे हिंदी की। ये हिंदी का PYQs जो आप लोग के सामने आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो 2025 का। और साथ ही आप लोग को जो ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सूची दी गई है आप लोगों को 2, जहां पर आप लोग को एक तरफ अनेक शब्द और एक तरफ एक शब्द, आप लोगों ने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उनसे रिलेटेड आप प्रश्न देखने को मिला है। देखो वैसे तो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि देखने की इच्छा इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, घुमाना यानी कि कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर क्या मिलान कीजिए, बस मैचिंग दे दी जाए, तो फिर आपको क्या करना है, ऑप्शंस को पहले ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि देखिए एक पार्ट में क्या लिखा है, देखने की इच्छा, करने की इच्छा, तैरने की इच्छा और जीने की इच्छा। और यहाँ पर आप लोग को 4 शब्द दिए हुए हैं, यानी कि 4 एक एक शब्द दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इसमें से किससे रिलेट कर रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए तितिर्षा। तितिर्षा का मतलब होता है क्या, पार करने की इच्छा, ठीक है, जैसे कि जल को पार करना, नदी को पार करना, उसकी। चिकीर्षा यानी कि कुछ करने की इच्छा, जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा, दिदृशा यानी कि देखने की इच्छा। तो आप लोग के सामने सब कुछ लिखा हुआ है कि देखने की इच्छा को क्या कहते हैं, करने की इच्छा को क्या कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं और जीने की इच्छा। तो इस हिसाब से जो आपका सही विकल्प हो गया, क्या हो गया, जब एक आपको फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड पार्ट देखने को मिल जाए, तो आप लोग देख सकते हैं क्या है आपका सही आंसर, 4, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए पहला ही जो आपका आंसर है उसी में आपका क्या है, 4th, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि आपका सही आंसर आप लोग को मिल गया, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड प्रश्न जो आप लोग का, ये आप लोग को आपको पता है कहाँ से देखने को मिला है, वर्णमाला से, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सबसे पहले देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं कुछ याद आ रहा होगा आपको, किसको कहते हैं ध्यान रखिएगा, का समय लगता है, कुछ याद आ रहा है, हरस्व से दुगना, यानी कि हरस्व, दीर्घ और प्लुत। कहाँ पढ़ा था आपने स्वरों में इसको पढ़ा है ना, स्वर के विभाजन में पढ़ा है क्या, हरस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ पर दुगना, हरस्व से ज्यादा यानी कि दीर्घ की बात है, और दीर्घ तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब एक ट्विस्ट, यानी कि आप लोगों को क्या है, आप लोग के सामने दीर्घ तो लिखा ही नहीं है। अब आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये आप लोग को दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को स्वरों के प्रकार यानी कि स्वरों को और उनके उच्चारण की मात्रा का समय जानना इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग सही से गलत की ओर यानी कि गलत से सही की ओर जा सकते हैं। जैसे देखिए लघु स्वर जिसमें 1 मात्रा, गुरु जिसमें 2 मात्राएं और प्लुत जहां पर 3 मात्राएं। ये आप लोग छंदों से भी याद कर सकते हैं। क्या है छंद के, अगर मैं लघु का साइन कहूं तो आई, और अगर मैं कहूं कि गुरु का क्या चिन्ह यानी कि साइन देखने को मिलता है तो एस, ठीक है। यानी कि जहां पर 3 मात्राएं देखने को मिले, प्लुत, मूल मात्रा, इसमें कोई भी ये मात्रा नहीं है, ना वर्गीकरण में मूल स्वर। इसके अलावा आप देखिए लघु यानी कि 1 मात्रा और गुरु यानी कि 2 मात्राओं का समय देखने को मिलता है, यानी कि दुगना समय, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प 4 यानी कि विकल्प 4 गुरु स्वर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक पंक्ति दी हुई है, क्या है, पंक्तियों को आपको क्रम से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलते हैं। राम सो खरो है कौन, राम सो से बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, मोसो कौन खोटो। चलिए अब इस पंक्तियों को जो आपके सामने दी गई हो, इन पंक्तियों को आप लोग क्रम से करिए। सबसे पहले इनके भाव के अर्थ को समझिए। देखिए राम से बड़ो है कौन, यानी कि राम से बड़ा कौन है, राम की महानता, श्रेष्ठता बताई गई है। राम सो खरो है कौन, यानी कि उनकी जो सच्ची है, जो गुण है, उनकी सत्यता, पवित्रता की पुष्टि, यानी कि उनके बारे में बताया गया है। मोसो कौन छोटो, मुझसे छोटा कौन, यानी कि जो वक्ता है अपनी तुच्छता और विनम्रता व्यक्त कर रहा है। और मोसो कौन खोटो, खोटो यानी कि कोई दोष जिसमें देखने को मिल जाए तो उस बारे में कहा गया है। तो अब इसमें आप पंक्ति देखेंगे तो किस तरीके से क्रम में है, पहले ईश्वर की महिमा है, फिर उनके गुण है, फिर स्वयं से छोटो कौन, और उसमें लास्ट में आप दोषों को बताएंगे, यानी कि B, A, C एंड D आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो इसमें से आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, B, A, C एंड D, यानी कि सेकंड जो होगा ये क्या है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स 4th प्रश्न की ओर, यानी कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। इसको आपको क्या करना है, अर्थ के आधार पर, आप लोगों ने पढ़ा है क्या, वाक्य
है ना, शब्दों से जोड़कर वाक्य बनते हैं, वाक्य भी कितने होते हैं, सार्थक, निरर्थक, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया वाक्य के भेद बताइए। क्या, जब आपको दिया हुआ है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो पूछा गया, देखो प्रश्नवाचक, आप खुद बताइए क्या क्वेश्चन मार्क है, WH फैमिली है क्या, क्यों, क्या, हाँ, ऐसा पूछा गया है, नहीं, तो ये तो अपने आप नहीं होगा। ठीक है, विस्मयावाचक यानी कि आपको पता है यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन यानी कि खुश होते हैं, दुखी होते हैं, उनके बारे में बताइए, तो यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। निषेध यानी कि जब आप किसी भी चीज को न कर दे, मुझे यह काम नहीं करना है, मुझे खाना नहीं करना है, जब किसी काम से क्या कर दे, आप इनकार कर दे बेसिकली, है ना, तब आपको निषेध देखने को मिलता है। तो आप लोग के सामने आप देखो, जब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मीन्स कि गलत कर दो अपने आप की, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब अंत में आपको अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। देखो इच्छावाचक आपको मिल गया, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ठीक है, यह एक इच्छावाचक वाक्य है क्योंकि यह किसी भी एक इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद को व्यक्त करता है। और अर्थ के आधार पर आप लोगों ने क्या पढ़े, वाक्य के 8 भेदों को पढ़ा है। ठीक है, इच्छावाचक उनमें से एक है। तो देख लीजिए आप लोग का सही आंसर जो है वो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या भूलिएगा मत, विशेषण। क्या होता है विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के ना आप लोगों ने भेदों को पढ़ा है। देखो गुण तो नहीं हो सकता, क्योंकि गुण क्या बताता है, गुण बताता है जैसे किसी भी के गुण या फिर दोष को बताना, आकार प्रकार को बताना, कि वह बहुत मोटा है, काला घोड़ा है। ठीक है, जो काला है वो क्या बताता है, वो आप लोगों का गुण बताता है। क्रिया विशेषण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे भी ये आपके विशेषण के भेदों में से एक है नहीं। अब उपयुक्त सभी, जब आपने गुण मना कर दिया, क्रिया मना कर दिया, तो उपयुक्त 3 तो नहीं हो सकता, तो क्या बचा अंत में आपका संख्यावाचक विशेषण बचा। ठीक है, और वैसे भी आप लोग क्या काउंटिंग से, 4th से, चौथे से क्या पहचान जाएंगे, अपने आप लोग संख्यावाचक विशेषण की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब संख्यावाचक विशेषण यानी कि चौथा जो शब्द है वो व्यक्ति संज्ञा की संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर आपको संख्यावाचक विशेषण देखने को मिलता है। ठीक है, यह निश्चित संख्या विशेषण का एक क्रम को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। 69। अब देखो आप लोग के एग्जाम में ना PYQs के बेसिस पे आप लोग तैयार भी कर लो, लेकिन 1 से 2 प्रश्न स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो आप लोग तैयार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप लोग को उनके बारे में पता होगा, आप लोगों ने कभी ना कभी सुन रखा होगा। जैसे सपोज करो 69 है, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए, 69 कहते हैं। और 69 लिखते कैसे हैं, मतलब आपको पता तो होगा, लेकिन लिखना कैसे है, तो ये आप लोग को भी इंपॉर्टेंट बात है। शुद्ध वर्तनी में आप लोगों से पूछा गया है, मतलब देखो समझ रहे हैं 69, और उसमें सीधा सीधा क्या लिखा है कि शुद्ध वर्तनी, सही से लिख के बताओ 69 यानी कि 69 को कैसे लिखते हैं। तो देखिए 69 69 हिंदी में क्या, सेकंड वाला आंसर जो है वो आपका सही है। बाकी क्या है फिर, बाकी गलत किया। विकल्प 1 जो है वो आपका 69 है। ठीक है, गलत वर्तनी है। थर्ड जो है 58 किसको कहते हैं, 58। 47 किसको कहते हैं, 47। तो 69 जो है वो क्या हो जाएगा, 69 सॉरी, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औपचारिक पत्र, आप लोग को पता है पत्र ना आप लोग के 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि औपचारिक जो पत्र है इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या नहीं आता है। चलिए अब आप देखिए, पहले तो आपको ये बताना चाहिए क्या क्या आता है, तो ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मतलब मैंने आपको कहा ना कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड ही आप इसको समझो। सबसे पहले आप देखिए कि क्या नहीं आता या फिर क्या क्या चाहिए आपको औपचारिक में। औपचारिक पत्र जो होता है उसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, कार्यालयों, संस्थाओं, इन सब के बारे में लिखा जाता है ना। नॉर्मल जो आप फॉर्मल तरीके से काम करते हैं, औपचारिक तरीके से काम करते हैं उसको, अब उसमें आपके अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, इन सबको शामिल किया जाता है। ये सब किस में आता है, औपचारिक में आता है। ठीक है, अब वैयक्तिक पत्र यानी कि अनौपचारिक पत्र की मैं बात करूं तो ये आप लोगों को क्या कहते हैं, मित्रों को, परिवार के सदस्यों को, इनको आप जब लिखते हैं ना कि हाँ मेरे बर्थडे में आने के लिए दोस्त को पत्र लिख दिया, या अपने खुशी को बताते हुए कि मैं प्रथम आई तो उसके लिए मैंने अपने परिवार को पत्र लिख दिया, तो ये सब किस में आता है, अनौपचारिक में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए अनौपचारिक, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए आपके सामने क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द और उनके
पर्यायवाची युग्मों का चुनाव कीजिए। जैसे कि आपके सामने ना पर्यायवाची दिए हैं और कुछ शब्द दिए हैं। अब आप देखिए, अश्व जो होता है उसको घोटक कहते हैं या नहीं कहते, कपट ब्याज, कठोर मृदु, चतुर्विज्ञ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखो कि इसमें से क्या सही है। तो सही के लिए आप लोग को क्या पता होना चाहिए कि अश्व जो घोड़ा जो है, ठीक है, घोड़ा कहते हैं। उसके साथ ही आप देखो घोटक को भी घोड़ा कहते हैं। दोनों क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। कपट ब्याज यानी कि कपट छल धोखा, और ब्याज भी छल बहाना, तो ये भी सही हो गए। कठोर मृदु, कठोर मतलब होता है सख्त, कोमल होता है क्या, मृदु। तो ये क्या हो गई, तो भाई विलोम शब्द हो गया आप लोगों का, ठीक है, जिसको आप अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। तो ये पर्यायवाची में नहीं होगा, यानी कि सी वाला आंसर नहीं होगा। और डी चतुर्विज्ञ या फिर समझदार, बुद्धिमान, तो ये भी आपका सही है। तो ए डी आप नोट कर लीजिए, ए बी और डी जो है वो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग देखिए, ए बी डी आपका फोर्थ आंसर, यानी कि ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से देखो, एक और वर्तनी का एक आपका आया था, इसके पहले क्या 69 पूछा गया था। अब आप देखिए यहाँ पर भी आपका वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द पूछा गया है। तो सन्यासी दिया हुआ है, पूछा गया है कि किस तरीके से लिखना है। तो सन्यासी जो फर्स्ट है ये आप लोग का सही आंसर है स्टूडेंट्स। बाकी तरीके के आप लोग सन्यासी आप लोग चेक कर लें, नहीं लिखते, ठीक है। और जिसको नहीं पता है वो ध्यान देगा, फर्स्ट जैसे लिखा है कि सन्यासी। देखो आप लोग अगर कभी कभी उच्चारण करते हैं ना, तब भी आप लोग सही शब्दों को पहचान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सन्यासी को लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आप लोग का छंद से भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से छंद और उनकी मात्राओं के युग्मों का चुनाव कीजिए। ध्यान दीजिए, साधारण छंद है, दंडक है, साधारण वृत्त है और दंडक वृत्त है। सबसे पहले आप लोग को इनकी जो छंद है इनको बारे में पता होना जरूरी है। तो ध्यान देना, सबसे पहले देखो 32 मात्राओं तक क्या कहते हैं, साधारण छंद। 32 मात्राओं से अधिक को क्या कहते हैं, दंडक छंद, ठीक है। अगर मैं किसके आधार पे कहूँ, ये हमने बात की किसकी, मात्रा के आधार पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्णों के आधार पर, आपको पता है ना कि छंद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है वर्ण के आधार पर, एक होता है मात्रा के आधार पर। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि साधारण जो छंद है वो 32 से अधिक है, इसलिए आप लोग का ये सही है। दंडक जो है वो 32 मात्राओं से कम है। साधारण वृत्त जो है वो 26 वर्ण तक है और दंडक जो है वो 26 से अधिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अपने आंसर्स को पहचान सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण और सघोष है। आप लोग को पता होना चाहिए कि अल्प प्राण क्या होता है और सघोष कौन से वर्ण होते हैं। देखो अल्प प्राण आपको ध्यान आ रहा होगा, जिसमें कम वायु, प्राण से अर्थात यानी कि वायु से है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे कौन सा जो है वो आप लोग का अल्प प्राण देखने को मिलता है। तो देखिए आंसर्स की हम लोग बात करते हैं। अल्प प्राण वह व्यंजन है जिनके उच्चारण मुख से कम वायु में निकलती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर मैं बोलूँ क और ख, तो आप लोग उच्चारण करके देखो, क खा, तो क में कम और खा में ज्यादा यानी कि अधिक वायु देखने को मिलती है, तो महाप्राण में आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्या कि महाप्राण व्यंजनों में अधिक वायु आपकी देखने को मिलती है। अगर मैं सघोष व्यंजनों की बात करूं तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी कि आप जब बोलते हैं ना, उच्चारण करते हैं ना, तो आपकी एक वाइब्रेशन जो देखने को मिलती है वो आपकी सघोष व्यंजन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसका सही आंसर जो होगा वो आपका ज हो जाएगा। किस तरीके से, देखो च जो है वो अल्प प्राण है और आघोष है, छ जो है वो महाप्राण है और आघोष है, ज जो है वो अल्प प्राण है और सघोष है, ठीक है। झ जो है वो महाप्राण है और सघोष है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड यानी कि जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रस और स्थाई भाव, मतलब आप लोग के सामने ना कुछ रस दिए हुए हैं और कुछ उनके स्थाई भाव दिए गए हैं। अभी तक जितने भी आप लोग के प्रश्न पूछे जाए ना रस से, वो हमेशा इसी प्रकार से आते हैं, रसों के नाम दे दिए जाते हैं और उनसे स्थाई भावों को पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखो, श्रृंगार जो रस होता है ना उसका रति ही होता है स्थाई भाव, ठीक है। रौद्र जो रस होता है उसका रौद्र यानी कि आपको पता है रौद्र क्रोध, ठीक है। वीर यानी कि उत्साह, ये भी आपका सही है। ए बी तीनों आपका सही है। लेकिन जो शांत होता है, शांत का भय नहीं होता, बल्कि आप लोग चाहो तो नोट कर लो क्या होता है, उदासीनता होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सही से लिख लीजिए, उदासीनता, उदासीनता, ठीक है। तो ये आप लोग का सही होता है, ना कि भय। तो इस तरीके से आप लोग का ए बी और सी जो है वो सही आंसर है, बाकी आप लोग के गलत हो गए।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ भाषाएं लिखी हैं और उनकी कुछ बोलियां लिखी हैं, तो अब आप लोग को ये पता होना जरूरी है। ये ना आप लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस टॉपिक से आपका ये रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पूर्वी हिंदी में क्या है, पश्चिमी हिंदी में क्या है, पहाड़ी और बिहारियों में कौन सी लैंग्वेज आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों की ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, इन भाषाओं को शामिल किया जाता है। यानी कि ए आपका क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। ब्रज भाषा खड़ी बोली है। पूर्वी हिंदी में देखिए, इसमें आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनको शामिल किया जाता है। यानी कि बी का आपका क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है। पहाड़ी बोलियों की अगर मैं बात करूं, इसमें आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी, ये शामिल की जाती हैं, तो इसमें आपका सी का क्या हो गया, फोर्थ। और बिहारी की अगर हम बात करें तो उसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी, इनको शामिल किया जाता है। यानी कि डी का क्या हो गया, सेकेंड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। तो देख लीजिए कहाँ है थर्ड, जो आंसर है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। तो आपका थर्ड जो उत्तर है वो आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। कृदंत प्रत्यय में किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, आप लोग को ध्यान होगा स्टूडेंट। प्रत्यय सबसे पहले क्या होते हैं, तो ऐसे शब्दांश जो क्या होते हैं, शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से, कृदंत और तद्धित। और आप लोगों से पूछा गया है किसकी, कृदंत के बारे में। तद्धित में आप लोग किसको शामिल करते हैं मैम, हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को शामिल करते हैं। और कृत में आप लोग किनको करते हैं, तो क्रिया जो होते हैं, क्रिया शब्द जो होते हैं उनके अंत में जो लगते हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृदंत का अपने आप क्या आ जाएगा, क्रिया, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। आपके सामने दिए हुए कुछ मुहावरे, लोकोक्ति और उनके अर्थों को दिया गया है, जैसे कि पीछा करना, पीछे पड़ना, पीठ दिखाना और पीठ पीछे। तो आप देखिए उससे आपको अर्थों को मैच करना है, जैसे कि परोक्ष कर में हार मानना, परेशान करना, खोजना। तो क्या इसका सही आंसर होगा, देख लेते हैं। पीछा करना यानी कि खोजना, पीछे पड़ना यानी कि परेशान करना, पीठ दिखाना यानी कि हार मानना, पीठ पीछे यानी कि परोक्ष में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो आप लोग देख सकते हैं फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट जो है वो सेकेंड का आंसर आपका देखने को मिलता है। तो सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को क्या करने पड़ेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों को तो आज से आप लोग लर्न करना स्टार्ट कर दो। जब भी आप लोग का एग्जाम है, चाहे 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है या 4 महीने बाद है, आप लोग को लर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुहावरे हो, लोकोक्ति हो, पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, कुछ ऐसे टॉपिक जिनको आप लोग को लर्न करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल से परिपूर्ण के लिए एक सही शब्द आप लोगों से पूछा गया है, किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, जल से परिपूर्ण यानी कि अंतःसलील, ठीक है, इसको कहा जाता है। जिसका अर्थ क्या होता है कि जल से भरा हुआ, पानी से परिपूर्ण। बाकी अनुरंजक का क्या अर्थ होता है, मनोरंजन करने वाला। अनूप का क्या अर्थ होता है, अनुपम या अद्वितीय होता है। अपसव्य का क्या अर्थ होता है, उल्टा या फिर विपरीत, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का आपका आंसर मिल गया, यानी कि थर्ड जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मक्षिका, मक्षिका जो है इससे आपका तत्सम शब्द पूछा गया है, तो ये तो आपको पता ही होगा क्या, मक्खी को कहते हैं, ठीक है। मछली को नहीं कहते हैं, मक्खी को कहा जाता है, मच्छी। अब आप लोगों से नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है क्या, कि सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया क्या कहलाती है, तो उसे राजभाषा कहा जाता है। आप लोग को पता है कि राष्ट्रभाषा कौन सी होती है, जो कि आप लोगों को राष्ट्रीय में बोली जाए बेसिकली, है ना, उनको कहा जाता है राजभाषा। यानी कि ऐसी भाषा जो कि राज्य भाषा, जो कि आप लोग के सरकारी कामकाज के लिए आप लोग यूज करते हैं, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसका जवाब ना हो उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है लाजवाब, ठीक है। क्या कहा जाता है, लाजवाब। तो कौन सा सही उत्तर होगा, सेकेंड आप लोग का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। दो ऐसे व्यंजन जो व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बनते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो षट, त्र और ज्ञ आते हैं, ठीक है। तो श जो है षटकोण वाला श, ये आप लोग को संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है, तो इसका आंसर आप लोग का यही हो जाएगा थर्ड,
क्यों? क्योंकि ये कौन से व्यंजन में आता है? तो आप लोग को पता है ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऊष्मा जब बाहर आए, वायु जब बाहर आए, तो फिर आप लोग का वो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, गर्म वायु। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका आपका जो सामने प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इसको क्रम के अकॉर्डिंग लगाइए। अवकाश के समय की गतिविधियां हम तनाव, निराशा आदि को सूचक होती हैं जिसके जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसको क्रम से लगाना है। चलिए देख लीजिए क्या है इसका क्रम। आकाश के समय की गतिविधियां सूचक होती हैं जिसके जरिए हम तनाव, निराशा आदि को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। तो आप लोग का देखिए इसको किस तरीके से, A, C, B और D। ठीक है, A, C, B और D। तो आप लोग का ये सही उत्तर जो होगा वो 4th आपका सही उत्तर विकल्प हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आप लोगों को ना बहुत कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि एक क्रम से है। आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करके या फिर वहां पर एग्जाम में आप लोगों को सोचकर सही जो एक वाक्य बन जाए उस तरीके से आप लोग को तैयार करना पड़ेगा यथासंभव। देखिए बहुत इजी है, वेरी सिंपल है। प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, समास आप लोगों ने पढ़ा है। क्या अर्थ होता है समास का? समास का अर्थ होता है क्या? संक्षिप्तीकरण, यानी कि लघु रूप। जैसे देखिए यहाँ पर पूछा गया तत्पुरुष समास। आपको पता है कि कारक चिन्ह जब हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कर्तानी, कर्म को, कर्ता को शामिल नहीं किया जाता, कर्ता को छोड़ के कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, इनको यूज किया जाता है तत्पुरुष में। ठीक है, कर्मधारय जहां पर आप लोगों को कोई शब्द जो हो उनमें उपमान, उपमेय या विशेषण, विशेष्य देखने को मिले तो कर्मधारय। बहुव्रीहि जब तीसरा कोई अर्थ निकल रहा हो, जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, मुख है जिसके, कौन है? रावण। इसके अलावा अव्यय भाव, जब आपको पहला पद अव्यय देखने को मिल जाए, जैसे कि यथा संभव, तो यथा जो होगा वो क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, या फिर उपसर्ग हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अव्यय भाव समास देखने को मिलता है। ठीक है, तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 4th आपका हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आप लोग के ना हर एग्जाम में, चाहे लैंग्वेज के में इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, आप लोग के ना पैसेज जरूर आते हैं। तो एक पैसेज आप लोग के सामने लिखा हुआ है। पहले तो सबसे बेहतर तरीका है आप लोग उसको रीड कर लो और उसके बाद प्रश्नों की ओर जाओ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब सबको अपना अपना वे है, आप लोग को जैसे सही लगे आप लोग उस तरीके से पैसेज को करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखो पहला पूछा गया, एकांत की खुशबू को कैसे महसूस किया जा सकता है? एकांत से प्रेम करके, भीड़ में नहीं रहकर, संसार से अलग होकर, या अपने गहरे संबंध का एहसास। चलिए एकांत की खुशबू को, चलिए अब आप इस पैसेज में ढूंढिए कहां पर लिखा हुआ है कि एकांत की खुशबू को। देखिए इसका अर्थ है अकेलेपन, यानी कि एकांत से गहरा प्रेम। और इस पर आप लोगों ने क्या समझना है कि इसके अलावा कोई परछाई नहीं दिखती, यानी कि एकांत प्रेमी जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अलग की ओर, दीवारों से पीछे छिपना चाह रहा होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। एकांत की मतलब क्या होता है कि विशेष सुरभि और भीड़ से अशिष्ट प्रपंचों में फंस चुका है और ऐसा मन या उसका सौंदर्य नहीं देख सकता, इसलिए वो क्या करता है? थोड़ा सा फर्क समझने लगता है और एकांत में रहने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ना पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ना कि किसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर मैं इसके आंसर्स की बात करूं तो आप लोग इस पैसेज को पढ़ना कि वैसे तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि एकांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अपने शिष्यों से जो कहता है किस तरीके से कहा गया है। तो एकांत की खुशबू को कैसे महसूस किया जा सकता है? तो अपने गहरे संबंध का जब एहसास हो जाए तो फिर वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईश्वर एक अनुपस्थिति है, कैसे? कैसे क्या बताएगी? आप पैसेज को ध्यान में रखते हुए गएंगे, क्योंकि पैसेज आपका किससे विषय में है कि एकांत के। तो एकांत में ही ईश्वर महसूस होता है। जब आप लोग बिल्कुल सबसे परे हो जाते हैं तब आप लोग को क्या ईश्वर महसूस होने लगता है। एकांत में रहने का क्या मतलब है? अभी हम लोगों ने देखा क्या अर्थ है। आप ध्यान रखना कि संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एकांत का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया, 2025 के पेपर को सॉल्व किया हिंदी के। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठिएगा और सभी को नोट करते साथ साथ जाइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।